विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में हमने 3 पदों की व्याख्या समझी थी। अब चौथा पद आज देखते हैं। तो संदर्भ ठीक उसी प्रकार से होगा। प्रस्तुत पद्यांश हिंदी की पाठ्य पुस्तक के काव्य खंड में संकलित पंचवटी नामक पाठ से लिया गया है। पंचवटी एक खंड काव्य है जिसकी रचना मैथिली शरण गुप्त, राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी ने की है। तो चौथा पद है, मर्त्यलोक मालिन्य मेटने स्वामी संग जो आई है, 3 लोक की लक्ष्मी ने यह कुटी आज अपनाई है। वीर वंश की लाज यही है, फिर क्यों वीर न हो प्रहरी। बिजन देश है निशा शेष है, निशाचरी माया ठहरी। मर्त्यलोक मालिन्य मेटने। प्रसंग में लिखेंगे कि कवि ने इसमें उस अनुपम धन अर्थात सीता की महानता का वर्णन किया है, जिसकी रक्षा में वीर व्रती लक्ष्मण एकाग्र मन से संलग्न है। मर्त्यलोक मालिन्य मेटने स्वामी संग जो आई है। मर्त्यलोक अर्थात पृथ्वी लोक, मालिन्य पृथ्वी के पाप, संसार के पाप, पृथ्वी के पाप नहीं, पृथ्वी पर रहने वाले लोगों के पाप। तो संसार की मलिनता या संसार के पाप मिटाने के लिए अपने स्वामी के संग जो आई है। कौन? सीता। स्वामी कौन? राम। 3 लोक की लक्ष्मी ने ये कुटी आज अपनाई है। तो सीता के लिए 3 लोक की लक्ष्मी कहा गया है। और ये ऐसा हमारे शास्त्रों में वर्णित भी है कि भगवान राम विष्णु के अवतार हैं, तो सीता माँ लक्ष्मी के अवतार हो गई। वीर वंश की लाज यही है, फिर क्यों वीर न हो प्रहरी। सीता जी जो हैं वो वीर वंश का की उसका प्रतीक हैं, एक सम्मान का प्रतीक हैं रघुकुल की। तो उन रघुकुल की सम्मान की प्रतीक सीता जी की रक्षा के लिए लक्ष्मण जैसा वीर ही पहरेदार ही होना चाहिए। विजन देश है, निर्जन स्थान है, यहाँ पर जंगल है, निशाशेष है, रात्रि है, रात्रि अभी शेष है, निशाचरी माया ठहरी, और आसपास राक्षस प्रवृत्ति के लोग ठहरे हुए हैं या घूम रहे हैं। तो वास्तव में इस कुटी के अंदर ऐसा अनुपम धन है जिसकी रक्षा एक वीर पुरुष ही कर सकता है। 3 लोकों की साक्षात लक्ष्मी सीता जी इस कुटी के अंदर विराजमान है या विद्यमान है। वे अपने पति राम के साथ इस कुटी में रह रही हैं। मनुष्य लोक की बुराइयों को दूर करने के लिए वे अपने पति राम के साथ यहाँ आई हैं। अतः इस कुटी में 3 लोकों की लक्ष्मी सीता जी रहती हैं। वे वीरों के वंश की प्रतिष्ठा हैं। रघुकुल वीरों का वंश है। इसकी रक्षा से ही रघुकुल की प्रतिष्ठा हो सकती है। सीता जी की प्रतिष्ठा में कोई आँच न आती है तो रघुकुल की प्रतिष्ठा में धब्बा लग जाएगा। इसलिए लक्ष्मण जैसे प्रहरी को वहाँ नियुक्त किया गया है, या लक्ष्मण जैसे प्रहरी अपने वंश की लाज रखने के लिए वहाँ पहरेदारी कर रहे हैं। तो वीर लक्ष्मण इस कुटी में उपस्थित सीता जी की रक्षा में अपना तन मन और जीवन अर्पित किए हुए हैं। ये निर्जन वन है, रात्रि काफ़ी शेष है, राक्षस चारों ओर घूम रहे हैं और किसी की माया के जाल में फंसकर विपत्ति खड़ी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये इस पद की ये व्याख्या है। यहाँ कवि ने लक्ष्मण को उपयुक्त पहरेदार के रूप में चित्रित किया है। सीता को वीरवंश की लाज बताया है। भाषा साहित्य खड़ी बोली है, शैली चित्रात्मक है, रस शांत है, छंद जैसा कि आपको पहले ही बताया जा चुका है मात्रिक छंद है, हरिगीतिका, अलंकार, यहाँ पर अनुप्रास है। मर्त्यलोक मालिन्य मेटने, माँ की आवृत्ति हुई है, अनुप्रास अलंकार है यहाँ पर। विजन देश है, निशाशेष है।
तो देश शेष निशाचरी माया ठहरी। वीर वंश की लाज यही है, वीर वंश, यहाँ पर भी अनुप्रास अलंकार है। तो अनुप्रास अलंकार है और रूपक अलंकार भी है, यहाँ पर रूपक अलंकार भी है। कहाँ पर है? मर्त्य लोक मालिन्य मेटने, स्वामी संग जो आई है, तीन लोक की लक्ष्मी ने ये कुटी आज अपनाई है। लक्ष्मी, सीता जी को लक्ष्मी कहा गया है, इसलिए यहाँ पर रूपक अलंकार है। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये काव्य का सौंदर्य है, इसका गुण माधुर्य है। यहाँ पर अगला पद, क्या ही स्वच्छ चांदनी है ये, है क्या ही निस्तब्ध निशा, है स्वच्छंद सुमंद गंध बहे, निरानंद है कौन दिशा। बंद नहीं अब भी चलते हैं नियति नटी के कार्यकलाप, पर कितने एकांत भाव से, कितने शांत और चुपचाप। क्या ही स्वच्छ चांदनी है ये। पंचवटी में दूर दूर तक चांदनी फैली हुई है, स्वच्छ चांदनी, और निस्तब्ध निशा है, रात्रि है, रात्रि का सन्नाटा है, सन्नाटे भरी रात है। सुगंधित वायु बह रही है, स्वच्छंदता से बह रही है, चारों दिशाओं में बह रही है। ऐसी कौन सी दिशा है जो रात्रि की शीतलता और सुगंधित वायु के आनंद से आप्लावित नहीं है। चारों ओर सुगंधित शीतल वायु बह रही है, चारों दिशाएं प्रसन्न हैं। बंद नहीं अब भी चलते हैं नियत नटी के कार्यकलाप। नियत नटी भाग्य या भवितव्यता, भवितव्यता रूपी नर्तकी, भाग्य रूपी नर्तकी, यानी सब कुछ, सारा संसार सो रहा है, प्राणी सो रहे हैं, लेकिन भाग्य अपना कार्य कर रहा है। जो प्रकृति है, स्वभाव है, भाग्य है, जो विधाता की बनाई हुई जो कहानी है वो चल रही है, वो बंद नहीं है, बंद नहीं है। अब भी चलते हैं नियत नटी के कार्यकलाप। यहाँ पर रूपक अलंकार है, जो भाग्य रूपी नर्तकी, भाग्य को नर्तकी का रूप दिया गया है। पर कितने एकांत भाव से, कितने और कितने शांत, ऐसा लग रहा है कि सब शांति है, लेकिन जो मनुष्य का भाग्य है, जो प्राणियों के भाग्य हैं, वो परिवर्तित हो रहे हैं। और ऊपर से देखने में जो रात्रि का वातावरण है वो एकदम शांत मालूम दे रहा है। वह एकांत भाव से अकेले अकेले चुपचाप नियत नटी अपना कर्तव्य का निर्वहन कर रही है। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये बहुत सुंदर चित्रण किया गया है। नियति के क्रियाकलाप निरंतर चलते रहते हैं, उनमें कोई व्यवधान नहीं आता, ऐसा सुंदर यहाँ पर चित्रण किया गया है। भाषा साहित्य खड़ी बोली है, छंद हरिगीतिका है, मात्रक है, मात्रिक छंद है। अलंकार यहाँ पर रूपक अलंकार मैंने बताया यहाँ नियति नटी में है। इसके अलावा स्वच्छंद सुमंद यहाँ पर अनुप्रास अलंकार हो गया। और स्वच्छंद सुमंद गंध बह, तो यहाँ पर दा दा धा और दा कई बार आया है, इसलिए यहाँ पर भी ये अंत्यानुप्रास भी हो गया। और रस शांत है, यहाँ पर शैली भावात्मक है। छठा पद, है बिखेर देती वसुंधरा, है बिखेर देती वसुंधरा, मोती सबके सोने पर, रवि बटोर लेता है उसको सदा सवेरा होने पर। और विराम दायनी संध्या, और विराम दायनी संध्या, अपनी संध्या को दे जाता है, शून्य श्याम तनु जिससे उसका नया रूप झलकाता है।
है बिखेर देती वसुंधरा मोती सबके सोने पर, रवि बटोर लेता है उसको सदा सवेरा होने पर। और विराम दायनी अपनी संध्या को दे जाता है, शून्य श्याम तनु जिससे उसका नया रूप झलकाता है बिखेर देती वसुंधरा मोती सबके सोने पर। रात्रि काल में जब सो जाते हैं तो यहाँ पर दो अर्थ हैं मोती के। सब सो जाते हैं तो तारे बिखर जाते हैं, या पृथ्वी ओस के कणों को बिखेर देती है। ओस के कण भी मोती के समान होते हैं। रवि बटोर लेता है उसको सदा सवेरा होने पर, और जब प्रातःकाल हो जाता है तो ना तो ओस के कण रहते हैं और ना ही आकाश में तारे रहते हैं। प्रातःकाल को ओस के कण भी सूख जाते हैं सूर्योदय होने के बाद, और तारे भी अस्त हो जाते हैं। और विरामदायिनी अपनी संध्या को दे जाता है, और बाद में वो सूर्य वो सारे बटोरे हुए मोती संध्या को दे जाता है, अपनी संध्या को दे जाता है। और संध्या पुनः उनको बिखेर देती है रात्रि काल में तारों के रूप में। शून्य श्याम तनु जिससे उसका नया रूप झलकाता है। और उसके बाद क्या होता है कि शून्य अर्थात आकाश, नीले आकाश में वो तारे फिर से नए रूप में आकाश में बिखर जाते हैं आसमान में। तो नक्षत्र रूपी मोतियों को धारण कर उस संध्या रूपी सुंदरी का शून्य सा श्यामल रूप झिलमिल करता हुआ अति दीप्त हो जाता है। सूर्य नक्षत्र रूपी मोतियों को संध्या रूपी सुंदरी को दे देता है और पुनः अपने लोक में चला जाता है। काव्य का सौंदर्य प्रकृति का यहाँ पर मानवीकरण किया गया है। मानवीकरण अलंकार है यहाँ पर। जैसे पृथ्वी और सूर्य, इनको पृथ्वी को मोती फैलाने वाले के रूप में और सूर्य को मोती बटोर कर संध्या को देने वाले के रूप में चित्रित किया गया है। तो मानवीकरण अलंकार है। इस प्रकार से भाषा यहाँ पर शुद्ध परिमार्जित खड़ी बोली है, गुण प्रसाद है, शैली वर्णात्मक है, और छंद क्या है, हरिगीति का छंद है। और यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार भी हो सकता है, क्योंकि मोतियों को बटोर कर देना यानी तारों को बटोरना, ये अतिशयोक्ति भी है एक प्रकार से, क्योंकि ब्रह्मांड तो अनंत है और तारे और ग्रह बटोरे नहीं जा सकते। लेकिन ऐसा कवि की कल्पना कहीं भी कुछ भी कहीं भी जा सकती है। तो इस प्रकार से आपने ये दोहा पद संख्या 4, 5, 6 की आज व्याख्या सुनी और समझी। शेष बची हुई 3 पदों की व्याख्या तीसरे वीडियो में हम आपको समझा देंगे।